हम लोग बायोलॉजी का 20 सीरीज क्वेश्चन करने वाले हैं। 20 सीरीज में मीन्स आपको वीडियो रेगुलर अपलोड था 1 to 5 यूनिट तक बायोलॉजी में। उसके बाद आपको नोट्स में 1 to 6 तक अपलोड कर दिया गया था, मतलब आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। उसके बाद आपको मैराथन अपलोड है, ठीक है, मैराथन भी अपलोड है। सेकेंड चैनल जो अपना इंजीनियर्स प्रोजेक्ट है उस पर आपको मैराथन भी अपलोड है और नोट्स भी आपको दिया गया है। रेगुलर क्लास भी अपलोडेड है 1 to 5 तक, ठीक है। तो इतना अच्छा खासा कंटेंट आपको मिल चुका था, लेकिन फिर भी लास्ट में हम लोग सोचे कि 20 सीरीज क्वेश्चन ला देते हैं, मतलब कि जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको करवा देते हैं। और 20 सीरीज करने से पहले सोचे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का MCQ एटलीस्ट सोल्व कर देते हैं, ताकि आपको एग्जाम में इसी से रिलेटेड, और ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो सिर्फ नहीं कि खाली आंसर बता रहे हैं, यहाँ पे उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, ताकि उस टॉपिक से जो भी और भी अगर MCQs पूछ दे, जैसे डायरेक्ट अगर यही नहीं पूछे, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ दे तो आप उसे आसानी से सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। मतलब उसके बारे में हम लोग डिटेल से थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो यही पहले क्या करते हैं कि हम लोग 19, 20, 21 का MCQ सोल्व कर देते हैं। उसके बाद फिर क्या करेंगे, जो आपका 20 सीरीज क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाने वाले हैं या पूछ सकते हैं या पूछा गया है, उस सब क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। यानी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लगभग 20 क्वेश्चन देंगे। उसी 20 क्वेश्चन से आपको 9 क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जाएगा। कितना क्वेश्चन? 9 क्वेश्चन। उसमें आपको कितना बनाना है? ओनली 5 बनाना है। एक तो MCQs वाला होगा, बाकी 4 और अदर बनाना है, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। तो 20 में आई होप अच्छे से 2-3 क्वेश्चन तो जरूर मिल जाएंगे, नहीं कुछ तो कम से कम बोल रहे हैं, ऐसे तो मैक्सिमम मिल ही जाता है क्वेश्चन अगर 20 सीरीज क्वेश्चन आप पढ़ कर जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि पहले MCQs करवा देते हैं 19, 20, 21 का, उसके बाद 20 सीरीज क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट में यहाँ पे एक क्वेश्चन 19 का, प्रीवियस ईयर 2019 का MCQs कर रहा है। इन वाटर मोलिक्यूल द 2 हाइड्रोजन आइटम्स आर ज्वाइंट टू ऑक्सीजन आइटम बाई कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मिंग एज एंगल ऑफ। एक क्वेश्चन करने से पहले आपको ये हम समझाना चाहते हैं कि आप सुने होंगे कि आपका आइज है, ठीक है, ह्यूमन आइज है ना, मतलब आदमी का जो आंख होता है वो कितना विजन कर सकता है, कितना दूर तक देख सकता है, कितना एंगल तक देख सकता है। तो आप जनरली पढ़े होंगे 3 डिग्री टू 120 डिग्री, कहीं कहीं 130 डिग्री लिख रहा था, मतलब ये वैरीज कर सकता है। तो ये जो बता रहा है कि कितना डिग्री तक आप देख सकते हैं, कितना विजन फील्ड होता है, उसी तरह से पूछ रहा है। तो अगर ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो ह्यूमन्स आइज होते हैं वो उसका फील्ड विजन कितना होता है, तो ही 120 डिग्री 30 डिग्री ऑप्शन में वहां रेंज रहेगा, या 120 डिग्री 130 डिग्री तक रहता है, कहीं कहीं 120 डिग्री भी देखा जाता है, कहीं कहीं 130 डिग्री भी देखा जाता है, ठीक है। तो यही ह्यूमन आज का फील्ड है, विजन फील्ड है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो आपका वाटर है, वाटर मोलिक्यूल है, यानी H2O, इसमें एक ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में कितना एंगल बनाता है, ठीक है। तो एंगल कितना बनाता है? 104 डिग्री, 104.5 डिग्री। कितना बनाता है? 104.5 डिग्री। यानी यहाँ पे तो ऑप्शन 104 पॉइंट है नहीं, यानी उसके आसपास कौन है, तो उसके आसपास है 105 डिग्री। तो यही आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शंस हो जाएगा, ठीक है। इसको मतलब आप स्ट्रक्चर बना के भी सोल्व कर सकते थे, जैसे कि देखिए स्ट्रक्चर में कैसे, ये ऑक्सीजन है तो इसका कितना आउटर मोस्ट में होता है? 2, 2, 4, 2, 6 होता है। और ये हाइड्रोजन से इसका एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है ना, तो इसका क्या बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। तो ये 2 को लोन पेयर बच जाता है। तो जो यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोला कि जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है ना, उसके बीच का कितना एंगल है, मतलब ये दोनों के हाइड्रोजन के बीच में कितना एंगल बनाता है, तो ये 104.5 डिग्री बनाता है। कितना बनाता है? 104.5 डिग्री। तो लगभग हम उसको कितना जूम कर लेते हैं? 105 डिग्री। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, B नंबर। द टर्म एंजाइम वाज गिवन बाय। जो टर्म है एंजाइम, मतलब एंजाइम शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? एंजाइम शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? तो विल्हेम फ्रेडरिक कुहने थे। कौन थे? विल्हेम फ्रेडरिक कुहने। विल्हेम फ्रेडरिक कुहने थे। इन्होंने सबसे पहले एंजाइम शब्द का प्रयोग किया था। तो उन्हीं को FW कुहने बोला जाता है, यानी विल्हेल्म फ्रेडरिक
कुहने को हम लोग FW कुहने बोलते हैं। इनका जन्म जो हुआ था 28 मार्च, देखिए जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है तो हो सके इनका डेट ऑफ बर्थ भी पूछे। 28 मार्च कितना का हुआ था, 28 मार्च 1837 में हुआ था, और जो डेथ हुआ था 10 जून 1900 में हुआ था। ठीक है, तो ये इनका क्या था, जीवन अवधि था। एंजाइम शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो किए थे वो FW कुहने ही किए थे। और एंजाइम होता क्या है, तो यह एक बायोकैटालिस्ट होता है। क्या होता है, बायोकैटालिस्ट होता है जो प्रोटीन के कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को होता है। जब आपको क्लास करवा रहे थे रेगुलर क्लास, तो वहाँ पे एंजाइम के बारे में पढ़ाए थे। तो एंजाइम क्या है, एंजाइम क्या है, तो प्रोटीन के कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। एंजाइम एक बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है जो किसी भी रिएक्शन में क्या करता है, पार्टिसिपेट तो करता है लेकिन अपना यूटिलाइजेशन नहीं करवाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एंजाइम है। बाकी एंजाइम के बारे में अगर डिटेल से पढ़ना है तो आप जाके क्या बोलते हैं उसको, रेगुलर क्लास में या मैराथन में होगा, वहां पे देख लीजिएगा। ठीक है, तो बस यहाँ पे था कि एंजाइम का जो खोज किसने किया था, तो विल्हेल्म फ्रेडरिक कोहने ने, जिनका हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं FW कोहने। ठीक है, हम लोग तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं, सी नंबर। द फर्स्ट एंजाइम टू बी आइसोलेटेड इन ए प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म वाज। एंजाइम, फर्स्ट एंजाइम का जो आइसोलेट किया गया था वो कौन सा एंजाइम था, तो जो वो एंजाइम था क्या, सबसे पहला जो एंजाइम आइसोलेट किया गया था वो एंजाइम था यूरिएज। कौन था, यूरिएज। अभी यूरिएज है क्या, इसको सुनिएगा। तो यूरिया को जो डिग्रेड करने वाला एक एंजाइम होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, यूरिएज एंजाइम कहते हैं। यूरिया को जो डिग्रेड करता है वो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूरिएज एंजाइम करते हैं। लेकिन ये दो तरह के होता है, जब जो बैक्टीरिया यूरिएज प्रोड्यूस करे और यूरिया को डिग्रेड करे। जो बैक्टीरिया यूरिएज प्रोड्यूस करे और क्या करे, यूरिया को डिग्रेड करे, उसको हम लोग पॉजिटिव यूरिएज कहते हैं। और अगर यही ना तो आपको क्या बोलते हैं, यूरिएज प्रोड्यूस करे और ना ही यूरिया को डिग्रेड करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, निगेटिव यूरिएज कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट जो एंजाइम था वो कौन सा एंजाइम था जिसको फर्स्ट बार क्या किया गया था, आइसोलेट किया गया था, तो वो था आपका कौन सा एंजाइम, यूरिएज था। यूरिएज के बारे में दो वर्ड सुन लिए कि क्या होता है, यूरिया को जो डिग्रेड करता है उसी को हम लोग यूरिएज कहते हैं। मान लीजिए कि इसको लिखने के लिए आ जाए तो शब्द सुने रहिएगा। देखिए ये तैयारी मिला जुला कर एक अच्छे से तैयारी हो रहा है। ये लास्ट टाइम आप पढ़ रहे होंगे ना एग्जाम के टाइम में, तो आपको ये सब वर्ड ध्यान में रहेगा। जैसे ही ये सबसे वर्ड से कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड आएगा, अगर आपको नहीं आएगा क्वेश्चन, तो यही सब वर्ड यूज कर करके उस कॉपी को क्या करना है, भरना है। ठीक है, तो पहले तो बायोलॉजी, ऐसा नहीं कि बायोलॉजी से क्वेश्चन आया, बायोलॉजी का कोई वर्ड ही नहीं पता है, कोई पूछ पता ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम ये सब वर्ड बोल रहे हैं, आप सुनते जाइएगा कि यूरिएज किसको कहते हैं, तो कम से कम सुना रहेगा तो वहां पे याद आ जाएगा। तो यूरिएज जो यूरिया को डिग्रेड करता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वो करने वाला है कि जो ये एंजाइम होता है जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं, यूरिएज एंजाइम कहते हैं। और दो तरह के होता है, अगर वो बैक्टीरिया जो यूरिएज प्रोड्यूस करे और यूरिया को डिग्रेड करे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव यूरिएज कहते हैं। अदरवाइज उसको हम लोग क्या कहते हैं, निगेटिव यूरिएज कहते हैं। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए यही बहाने दो चार बार रिपीट करने से कि फर्स्ट एंजाइम कौन सा आइसोलेटेड था, तो यूरिएज था। साथ साथ में याद भी करते चलेंगे कि फर्स्ट बार टर्म जो एंजाइम का था उसे किसने दिया था, तो FW कुहने ने दिया था। और जो आपका HO2 है यानी वाटर का जो मोलिक्यूल है, तो कोवेलेंट बॉन्ड जो बनाता है हाइड्रोजन, उसके बीच में कितना एंगल का फॉर्मेशन होता है, तो 104.5 डिग्री होता है। लेकिन यहाँ पे लगभग में 105 डिग्री दिया हुआ, तो उसी को हम लोग क्या किए, टिक किए। तो आई होप ये तीनों क्वेश्चन अगर फिर से रिपीट हो जाएगा तो आप छोड़कर नहीं आएंगे। आते हैं ऑप्शन नंबर डी में आते हैं, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉल्ड एज ए शुगर। शुगर मतलब आप पढ़े होंगे ऐसे करके कि जो शुगर होता है वो मेनली किसका बना होता है, मतलब एक फॉर्मेशन पढ़ाए होंगे वहां पे मोनोसैकेराइड और डायसैकेराइड के बारे में। तो जो कोई भी एनी मोनोसैकेराइड और डायसैकेराइड को ही हम लोग क्या कहते हैं, शुगर कहते हैं। यानी इसमें देखते हैं कि कौन किसमें मोनोसैकेराइड या डायसैकेराइड प्रेजेंट है। तो चारों ऑप्शन में देखते हैं, तो पहले तो देखते हैं कि ये वाला स्टार्च आंसर है, इसको छोड़ के पहले देखते हैं राइबोज को हम लोग
क्या बोलते थे, मोनोसैकेराइड बोलते थे। राइबोज को क्या बोलते थे, मोनोसैकेराइड बोलते थे। और ग्लूकोज को क्या बोलते थे, तो ग्लूकोज को भी मोनोसैकेराइड बोलते थे। सुक्रोज जो होता था क्या होता था, डायासैकेराइड होता था। तो ये तो शुगर है, फॉर्मेशन है, इसका भी मोनोसैकेराइड है, शुगर का फॉर्मेशन है। राइबोज का भी है। लेकिन स्टार्च जो था, स्टार्च में क्या था, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज था। तो कोई भी पॉलीमर होता है, कोई भी पॉलीमर का कंपोनेंट होता है तो उससे शुगर फॉर्म नहीं होता है, मतलब उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, यानी स्टार्च आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी स्टार्च में भी ग्लूकोज है, लेकिन किसका है, पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज है, तो इसलिए इसका हम कंसीडर नहीं करेंगे। यानी सीधे सीधे बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन की फ्लोइंग नॉट कॉल्ड एज शुगर, हम किसको शुगर नहीं कह सकते हैं। तो अगर सैकराइड या मोनोसैकेराइड या डायसैकेराइड है तब तो हम उसको शुगर कहेंगे ही। ठीक है, लेकिन अगर वही क्या बोले कि जैसे स्टार्च हो गया तो ये अगर देखिए ये क्या होता है, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज होता है। तो कोई सोच रहे हैं इसमें भी तो ग्लूकोज है, तो पॉलीमर होने के कारण इसको हम लोग शुगर में ऐड नहीं कर रहे हैं। तो राइबोस जो होता है मोनोसैकेराइड होता है, ग्लूकोज जो होता है मोनोसैकेराइड होता है, लेकिन सुक्रोज जो होता है क्या होता है, डायसैकेराइड होता है। ये आपको टॉपिक कार्बोहाइड्रेट क्या पढ़ा रहे थे, मॉड्यूल नंबर 4 में ही स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो यहाँ वहां पे देखे होंगे आप। चलिए, नहीं देखे होंगे तो यहाँ से सीख लीजिए। ठीक है, तो आई होप आप देखिए ऐसा ही क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन ऐसा पूछ दे कि इसमें कौन सा शुगर कंपोनेंट है, तो आप क्या आंसर याद रखेंगे, राइबोस है, ग्लूकोज है या सुक्रोज है। या ऐसा पूछ दे कि राइबोज जो है कौन सा सैकेराइड है, मोनोसैकेराइड है या डायसैकेराइड है, तो मोनो है, ये भी मोनो है, ये क्या है, डायसैकेराइड है। ठीक है, चलिए ई नंबर में आते हैं। इन द 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रेडिशनल बैक्टीरिया आर प्लेस्ड इन द क्या था, इन 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रेडिशनल बैक्टीरिया आर प्लेस्ड इन था। हम जो आपका ये ट्रेडिशनल बैक्टीरिया है 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कहाँ रखते हैं, ठीक है, कहाँ पे प्लेस करते हैं, तो उसको हम लोग कहाँ करते हैं, यू बैक्टीरिया में करते हैं। अभी यू बैक्टीरिया है क्या, मतलब किसने खोजा था, ये सब जान लेते हैं, क्योंकि इसी से क्वेश्चन तो पूछ रहा है ना कि किसने खोजा था, कब खोजा था, ठीक है, कहाँ के रहने वाले थे, तो यही सब पूछ रहा है एमसीक्यूज में, बायोलॉजी में। तो पहले यही यू बैक्टीरिया का जो खोज किया था वो फर्स्ट टाइम किया था किसने, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। ठीक है, एंटोनी, ऐसे देख लीजिएगा आप एक बार, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इसका यू बैक्टीरिया का खोज किया था। ये कहाँ के रहने वाले थे, हॉलैंड के रहने वाले थे। इन्हीं ही हम लोग क्या कहते हैं, जीवाणु विज्ञान का जनक इन्हीं को कहा जाता ना, लीवेनहॉक को ही कहा जाता था ना। तो इनका नाम, पूरा नाम है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, जो इसका यू बैक्टीरिया का क्या किए थे, खोज किए थे। यू बैक्टीरिया को ही ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है। अगर ऑप्शन में अभी अगर कहीं मिल जाए, यू बैक्टीरिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू बैक्टीरिया के नाम से भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन द 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेडिशनल बैक्टीरिया आर प्लेस्ड इन द, हम लोग ट्रेडिशनल बैक्टीरिया को 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कहाँ प्लेस करते हैं, तो यू बैक्टीरिया में, जिसको हम लोग ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। इसका जो खोजकर्ता थे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक थे। ठीक है, जो हॉलैंड के रहने वाले थे, और इन्हीं हम लोग जीवाणु विज्ञान का जनक भी कहते थे। ठीक है, चलिए, तो ई नंबर भी कंप्लीट हुआ होगा। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा कि यू बैक्टीरिया का खोज किसने किया था, वो कहाँ के रहने वाले थे, ठीक है, तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं, या इसी क्वेश्चन को रिपीट करें तो और आप आसानी से आंसर। जी नंबर देखते हैं। इन गैस क्रोमोटोग्राफी ऑफ द स्टेट ऑफ मोबाइल फेज इज, तो इसमें 2 तरह का, पहले गैस क्रोमोटोग्राफी है क्या, तो यह एक टेक्निक है जो बायोलॉजी में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, जैसे मतलब फेज बताने के लिए कि गैसेस फेज है या लिक्विड है या सॉलिड है या प्लाज्मा है। तो इसको 2 तरह से डिफाइन, मतलब 2 तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहला, अगर मोबाइल फेज है, ठीक है, या डायनेमिक फेज है, मोबाइल फेज या डायनेमिक फेज है या स्टेशनरी फेज है। तो मोबाइल फेज में जो होता है गैसियस स्टेट होता है, गैसियस फेज होता है, और स्टेशनरी वाला में क्या होता है, लिक्विड फेज होता है। तो अगर इसी में पूछ देगा ना कि इन गैस क्रोमोटोग्राफी द स्टेट ऑफ द स्टेशनरी फेज, तो स्टेशनरी फेज रहता तो आपका आंसर क्या होता, लिक्विड होता। अब मोबाइल फेज है तो आंसर कौन होगा, गैसियस होगा। तो आई होप क्लियर होगा। अगर आपको पूछ देगा कि गैस क्रोमोटोग्राफी में अगर कौन सा फेज रहे बाबू, स्टेशनरी फेज रहे, कौन सा फेज रहे, स्टेशनरी फेज रहे, तो उसमें क्या होगा, कौन सा आंसर होगा, तो लिक्विड होगा। अगर वही मोबाइल है जिसको हम लोग मोबाइल फेज रहेगा तो उसमें हम लोग क्या कहेंगे, गैसियस स्टेट बोलेंगे। ठीक है,
तो यही आपका आंसर हो गया जी नंबर। आई नंबर में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आई देखते हैं। ए जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज सक्सेसफुली इन बायो रेमिडिएशन ऑफ वाइल्ड स्पिल्स इज ए स्पेसीज ऑफ। ये किसका स्पेसीज है? सुडोमोनास पुटीदा का। ये होता क्या है कि जब तेल रिसाव होता है तो वो जो उसको क्या करे, तेल रिसाव को जो बायो रेमिडिएशन को सफलतापूर्वक उपयोग किए जाने वाले इंजीनियर्ड बायो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो किसका स्पेसीज है? तो सुडोमोनास पुटीदा का है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 सुडोमोनास पुटीदा। ये किसका पैथोजेनिक स्पेसीज के अंतर्गत आते हैं ये वाले। ठीक है, तो इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर जे में चलते हैं। द स्पेसिफिक डेथ रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो इसको तो हम एक्सप्रेस्ड करते हैं ln2/d के रिस्पेक्ट में, बट इसको हम लोग डिफाइंड करते हैं द न्यूमरेटर इज द नंबर ऑफ डेथ in that age group, denominator is the number of person in that age group in the population। ठीक है, तो इसको हम लोग डिफाइंड करते हैं और एक्सप्रेस करते हैं ln2/d के रिस्पेक्ट में। तो ये आपको याद रखना है, सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं 20 वाला में, 2020 वाला में। 2020 वाला में चलते हैं। 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो MCQ है उसको कर लेते हैं। ये बहुत आसान दिया है, इसमें तो लगता है जिक्के दे दिया है 2020 वाला में। मतलब एक वर्ड में डिफाइन करना है बस कि जो बायोलॉजी का सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने करवाया था? तो लैमार्क ने करवाया था। ठीक है, बस आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया, एक का 1 हो गया। ठीक है, इसमें बस जीके जैसा है और ये पता नहीं कैसे क्वेश्चन द टाइम मतलब कि स्पेशल एग्जाम में ऐसे डाल दिया होगा। क्वेश्चन नंबर बी में आते हैं, उसमें आपका जो 19 है और 21 है उसमें सही है, 20 वाला में ऐसे जीके टाइप का है। तो इसमें बस तो खाली आपको आंसर बताते चल जाते हैं। तो द टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड। ये तो जानते हैं ये क्या पूछ दिया है, ये बायोलॉजी से नहीं, ये आपको मॉस टॉस पढ़ते उसमें से क्वेश्चन पूछ दिया है कि क्रीप क्या होता है। अच्छा सॉरी, टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो टाइम डिफॉर्मेशन जैसे मान लीजिए कोई वस्तु रखे हुए हैं, इसको है ये वस्तु है। ठीक है, मान लीजिए कोई वस्तु है, इसको अगर आप खींचते हैं तो इसमें क्या होगा? इलॉन्गेशन होगा, डिफॉर्मेशन होगा, मतलब लंबरेगा, जिसको आप हिंदी भाषा में बोलते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग डिफॉर्मेशन बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? डिफॉर्मेशन बोलते हैं। तो अगर खींचे और खींचा ही रह गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लास्टिक बोलते हैं, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इसको बोलते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन की फिर से अपने शेप में आ जाता है। और टाइम के साथ जो डिफॉर्मेशन होता है, जैसे मान लीजिए कि इसको कुछ लटका के रख दीजिए। ठीक है, भारी चीज लटका के रख दिए, धीरे धीरे टाइम के साथ ही क्या होता रहेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रीप बोलते हैं। दिस इज द परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी ड्यू टू परसिस्टेंट स्ट्रेस। दिस स्ट्रेस कैन बी टेंसाइल, कंप्रेशनल, टॉर्सनल और अदर मैकेनिकल स्ट्रेसेस। As mentioned, as creep is due to persistent stress, it is time dependent, hence creep is the correct answer। क्लियर? कोई दिक्कत बाबू? सीधा सीधी समझिएगा कि टाइम डिपेंडेंट में जो डिफॉर्मेशन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रीप कहते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो बायोलॉजी से नहीं लगता है, टॉस मॉस का क्वेश्चन डाल दिया। बताइए तो सी नंबर में आते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। इसमें कौन सा है जो एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, साइटोप्लाज्मा और सेल बॉल। तो एनिमल में कौन नहीं पाया जाता है? तो सेल बॉल नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। नॉर्मल बीपी कितना होता है ह्यूमन ब्लड का? तो 120/80 होता है। ये कोई भी पूछने वाली बात है? मैक्सिमम 20 और लोअर, अगर 120 से ज्यादा होता तो बोलते हैं बीपी हाई हो गया, 80 से कम होता है तो उसको हम बोलते हैं बीपी लो हो गया। ठीक है, तो यही 120 से 180 है। कोई दिक्कत? चलिए, ई नंबर ऑप्शन आते हैं। विच एंशिएंट इंडियन फिजिशियन इज नोन एज द फादर ऑफ सर्जरी। फादर ऑफ सर्जरी को मतलब किनको डिनोट किया जाता है एंशिएंट इंडियन फिजिशियन में? तो उनको किनको, इनका नाम क्या था? सुश्रुता। ठीक है, द सुश्रुता संहिता इज अमंग मोस्ट इंपॉर्टेंट एंशिएंट मेडिकल ट्रीटीज एंड वन ऑफ द फंडामेंटल टेक्स्ट ऑफ द मेडिकल ट्रेडिशन इन इंडिया अलॉन्ग विद द चरक संहिता। सो सुश्रुता इज द फादर ऑफ सर्जरी। इन्हीं को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया।
एफ नंबर में आते हैं, द एग्जिस्टेंस ऑफ द जीन्स सजेस्टेड बाई वाज फर्स्ट, सबसे पहले किसने सजेस्ट किया था जिन के बारे में? द ग्रेगर और मेंडल को, जो मटर के पौधा पर क्या किए थे, एक्सपेरिमेंट किए थे। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या दिया हुआ है समझिए, तो जीके दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज द लॉन्गेस्ट लाइफ स्पान, सबसे अगर देखिए इसमें आप बोला ना कि फ्लोइंग मतलब निम्नलिखित में से कौन है जिसका लाइफ स्पान बहुत ज्यादा है, मतलब जीवन अवधि काल ज्यादा है, सबसे ज्यादा दिन तक कौन जीता है इसमें? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, मतलब टॉर्टिस, एलिफेंट, क्रोकोडाइल, डॉग, कौन इसमें सबसे ज्यादा दिन जीता है? तभी इसमें आंसर हो जाएगा टॉर्टिस। मतलब इसका जो जीवन काल होता है 80 से 150 साल तक होता है। किसका? टॉर्टिस का, मतलब कछुआ का। लेकिन अगर ये फ्लोइंग नहीं दिया रहता, ठीक है, और बोहेड वेल दिया रहता, मतलब एक होता है कि इंद्रधनुषीय हुएल मछली जैसा कुछ नाम है इसका, जिसका जीवन स्पान कितना 200 ईयर है, मतलब सबसे ज्यादा है। लेकिन ये बोल रहा था कि बीच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज द लॉन्गेस्ट लाइफ स्पान, जो चारों ऑप्शन में उसमें सबसे ज्यादा कौन किसका लाइफ स्पान है? तो टॉर्टिस का, जिसका होता है 80 से 150, जिसको हम लोग कछुआ बोलते हैं, ठीक है। एच नंबर में आते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द रीजन ऑफ ऑरेंज कलर ऑफ कैरोट, ऑरेंज कलर जो कैरोट का ऑरेंज कलर होता है वो किस चीज के वजह से होता है, किसके वजह से होता है? जो आपका गाजर है वो ऑरेंज कलर का होता है, वो किस कैरोट, ठीक है। तो द ऑरेंज कलर कैरोट अनलाइक एंसेस्ट्रल वेराइटीज इज द रिजल्ट ऑफ ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ पिगमेंट कॉल्ड कैरोटेनॉइड्स, जिसमें विटामिन ए की मात्रा सबसे ज्यादा होता है। यानी हम इसको बोल सकते हैं इट कंटेन कैरोटीन, ठीक है। कैरोटीन की मात्रा ज्यादा होने के कारण इसका कलर कैसा होता है, ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। तो यही ऑप्शन नंबर एच का हो गया सेकेंड, ठीक है, जिसमें ए की मात्रा, विटामिन ए की मात्रा बहुत ज्यादा होता है। आई नंबर में आते, आरएच फैक्टर ऑफ द ब्लड वाज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट, किसने डिस्कवर किया था? तो 1940 में कार्ल लैंडस्टनर एंड ए एस बिनियर्स ने किया था, सॉरी, लैंड स्टीनर एंड ए एस वेनर, ठीक है। तो इन्हीं को, ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सेकेंड हो गया, जो जिन्होंने 1940 में डिस्कवर्ड किया था आरएच ब्लड ग्रुप को, ठीक है। चलिए आई नंबर आते हैं, द सुटेबल टेम्परेचर टू ट्रांसपोर्ट वायरल कल्चरल, वायरल कल्चरल के नाम सुने होंगे, एक छोटे से रुई के जैसा होता है जो त्वचा के घाव पर रगड़ कर साफ कर लेते हैं, उसको सैंपल के लिए लैब में भेजा जाता है। वहां पर एक मतलब खास प्लेट में रखकर या लैब में क्या बोलते हैं उसको, बिगर में रखकर उसको क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। उसमें देखा जाता है क्या हार्पिक्स सिंप्लेक्स वायरल HIV हर्पिस जोस्टर वायरस से संबंधित पदार्थ है या नहीं है, ठीक है। तो उसको कितने टेम्परेचर पर रखा जाता है वायरल कल्चरल को? तो उसको -5 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है। तो यहाँ तो ऑप्शन माइनस में है नहीं, तो सिर्फ ये 5 डिग्री है, तो उसी को ऑप्शन क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब आते हैं 2021, हम लोग 2021 वाला क्वेश्चन करते हैं यहाँ से, एक सेकेंड। तो ये तो पहला क्वेश्चन 19 में ही पूछा हुआ था, जिसका सोडोमोनास पोटीडा आंसर आया था, तो इसको तो डिस्कस करने से कोई मतलब है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं बी में, बीच वन ऑफ द हेरिडिटी डिजीज, हेरिडिटी मतलब समझते हैं, आपको पढ़ाया गया था कि जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास करते हैं, या तो वो डिजीज है, या जैसे कि पापा जैसा नाक लग रहा है, मम्मी जैसा आंख दिखता है, वैसे सुने हैं ना कि ये पापा जैसा दिख रहा है, मम्मी जैसा दिख रहा है, या ये भाई जैसा दिख रहा है, बहन जैसा दिख रहा है। तो एक जनरेशन से जो दूसरे जनरेशन में पास होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। तो उसी तरह से इसमें पूछ रहा है कि हेरिडिटी डिजीज इसमें कौन सा है? तो कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम लोग सॉरी कैट्रैक्ट, जिसको हम लोग मोतियाबिंद बोलते हैं। तो क्या एक अगर आपके पापा के है, या मम्मी के है, या दादा के है, तो क्या आपके पापा को भी हुआ? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हेरिडिटी डिजीज नहीं है, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आने वाला रोग नहीं है, ठीक है। फिर होता है लेप्रोसी, लेप्रोसी क्या होता है? तो ये माइकोबैक्टीरियम लेप्रियस के कारण होता है, ठीक है। तो ये भी आपको जनरेशन के कारण नहीं होता है, ठीक है। जनरेशन मतलब कि जनरेशन से जनरेशन में नहीं जाता है। कलर ब्लाइंडनेस है जो जनरेशन टू जनरेशन जाता है, ठीक है। एक फेनाइल
केटोन्यूरिया होता है, जो क्या होता है PKU के नाम से डिनोट करते थे। ये किसके कारण होता है? एमिनो एसिड के कारण होता है, ठीक है। तो ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन हो गया? 3 हो गया, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। सी नंबर में आते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉस्फेट सोलुबलाइजेशन। तो ये बैसिलस के कारण होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो गया सी का, ऑप्शन नंबर 3। What is the concentration of hydrogen ion in a solution of 0.1 moles NaOH? मतलब इसको, जिसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया, इसका आंसर होता है 10 के पावर -13। तो ये आ जाएगा, अगर फिर से रिपीट कर देगा क्वेश्चन तो आंसर लगा दीजिएगा 10 के पावर -13। वैसे क्यों पूछने का ये सब चांस नहीं है, क्योंकि पता नहीं कॉपी पेस्ट कैसे किया है, जो मतलब डाल दिया केमिस्ट्री वाला, एगो तो मॉस टॉस वाला क्वेश्चन डाल दिया था। नंबर ई में देखिए, मेंडल्स डिहाइब्रिड फेनोटाइपिक रेशियो कितना होता है? तो अगर यही हम लोग पढ़ते थे, जैसे मोनोहाइब्रिड में पढ़ते थे, ये क्या है? डाइहाइब्रिड है। तो मोनोहाइब्रिड में फेनोटाइपिक रेशियो कितना होता है? 3:1 होता था। और जेनोटाइपिक रेशियो कितना होता है? फेनोटाइपिक रेशियो होता था 3:1। और जेनोटाइपिक रेशियो कितना होता था? 1:2:1। ये किस में होता था? मोनोहाइब्रिड में होता था। लेकिन डाइहाइब्रिड में कितना होता है? तो डाइहाइब्रिड में फेनोटाइपिक रेशियो जो होता है वो कितना होता है? 9:3:3:1। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसका सब्जेक्टिव भी करवाने वाले हैं 20 सीरीज क्वेश्चन में। खाली अभी ऑप्शन लगा लीजिए 3, जो मेंडल्स है डिहाइब्रिड फेनोटाइपिक रेशियो होगा वो 9:3:3:1 होगा। और इसका जो अगर मोनो हाइब्रिड है तो उसका फेनोटाइपिक रेशियो होता है 3:1। और आपका जेनटॉपिक रेशियो होता है 1:1, ठीक है। तो ये इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे आगे, जब 20 सीरीज क्वेश्चन आएगा ना, वहाँ पे टॉल ड्राफ्ट करके आपको बना के दिखाएंगे, ठीक है। F नंबर, द ब्रेड व्हीट, जिसको अच्छा जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि आम का साइंटिफिक नाम क्या है, मानव क्या क्या है, तो उसी तरह से व्हीट का, गेहूं का होता है, जिसका नाम क्या होता है? टाइट्रिकम एस्टिबम, ठीक है। उसको जो मतलब कि जो वर्ल्ड में है, उसको कौन सा ग्रुप में हम लोग बोलते हैं? वर्ल्ड इज द, जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम लोग हैं, जैसे हम लोग में 46 क्रोमोसोम है ना, 23 जोड़ा होता है, तो मतलब हम लोग क्या हो गए? डाइप्लॉइड हो गए, ठीक है, डाइप्लॉइड हो गए। और उसी तरह से जो गेहूं होता है वो क्या होता है? हेक्साप्लॉइड होता है, ठीक है। जैसे जिस तरह से हम लोग डाइप्लॉइड होते हैं ह्यूमंस वाले, उस तरह से गेहूं वाला कितना होता है? हेक्साप्लॉइड होता है। तो अगर आपको ह्यूमंस वाला पूछेगा तो डाइप्लॉइड लगाइएगा। और इसका जो व्हीट का जो साइंटिफिक नाम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाइट्रिकम एस्टिबम, ठीक है। और मानव का पूछे तो होमो सैपियंस बोलते हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप इलस्ट्रेट, तो ऐसे तो कोडोमिनेस आंसर होना चाहिए, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, तो हम लोग मल्टीपल एलिलिज्म ऑप्शन मार देंगे, ठीक है। H नंबर का देखते हैं, एल्ड कोफिशिएंट रिप्रेजेंट। ये आपको एंजाइम में पढ़ाए थे कि एल्ड कोफिशिएंट जो होता है वो क्या बताता है कि कितना एफिशिएंटली सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। तो एल्ड कोफिशिएंट रिप्रेजेंट क्या आंसर हो जाएगा? कन्वर्जन इफिशियंसी ऑफ ए सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। H नंबर हो गया। I नंबर में रेशियो ऑफ कांस्टेंट डीएनए का कांस्टेंट रेशियो क्या है? तो A+T/G+C, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर हो गया 2। ऑल J नंबर देखते हैं, ऑल एलिल्स ऑरिजिनेट फ्रॉम, तो जो जितने भी एलिल्स हैं सब कहाँ से ऑरिजिनेट होते हैं? तो म्यूटेशन से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। एलिल्स पूछेगा कहाँ से ओरिजिनेट होता है? म्यूटेशन से होता है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो आपको MCQs होंगे, आई होप अच्छे से उसको समझ में आया होगा।